आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 9 के चैप्टर 14 को, जिसका नाम है ह्यूमिडिटी। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी होता क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है एयर के अंदर, उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दो टाइप्स की ह्यूमिडिटी होती है, एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है और एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, RHAH। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मतलब जितना वाटर वेपर, मान लीजिए x है, जितना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है और जितना वाटर वेपर मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकता है उस एयर में, उतने टेम्परेचर में, उसी सेम टेम्परेचर में कितना वाटर वेपर एयर होल्ड कर सकती है, वो अपॉन में। ठीक है, x मैक्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ में आया? उसके बाद आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती इसमें, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में फर्क पता चला? फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन पे। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये 5th और 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। इवेपोरेशन होता है जो वाटर होता है या फिर कोई लिक्विड होता है उसका वेपर में चेंज करना। वाटर जो है, वाटर को वाटर वेपर में जब चेंज होता है उसी प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, वाटर जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है व्हेन द इनविजिबल वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। जो वाटर वेपर होता है, तो मान लीजिए वाटर वेपर है, ये वाटर में दोबारा से चेंज हो गया, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का मतलब समझ में आया? अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के फॉर्म्स, क्लाउड्स। क्लाउड्स जानते हैं ना, क्लाउड्स आसमान में बादल होते हैं। क्या लिखा गया है? क्लाउड्स हैव बीन डिफाइंड एज अ विजिबल एग्रीगेशन ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स इन द एयर अबव द ग्राउंड लेवल। जो माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, मतलब छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बनता है क्लाउड, ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, इसी को कहते हैं क्लाउड। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेस आती है, रेडिएशन आती है, ऑलमोस्ट 40-50% क्लाउड अब्जॉर्ब कर लेता है। क्लाउड अब्जॉर्ब अगर नहीं करता या क्लाउड अगर नहीं होता हमारे एटमॉस्फेयर में, तो डायरेक्ट रेस आती सन की और बहुत ज़्यादा हीट हो जाती, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लेस जो हमारा प्लेनेट है वो अनइनहेबिटेबल हो जाता, मतलब वहाँ पे लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाता, इतनी ज़्यादा हीट हो जाती। और क्लाउड की वजह से रेन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। रेन अगर नहीं होती तो जगह सूखी पड़ जाती, हर जगह ड्राउट हो जाता, एकदम सूखा सूखा सब हो जाता। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंस बता दिए मैंने। और क्या लिखा है? क्लाउड्स रेडिएट हीट कंटिन्यूअसली इन प्रोपोर्शन टू देयर टेम्परेचर। इन द एब्सेंस ऑफ दीज क्लाउड्स डेज वुड हैव बीन मच वार्मर एंड नाइट्स मच कूलर।
समझे? क्लाउड्स जैसे मैंने बताया सन की जो रेस आती है उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है। अगर क्लाउड्स नहीं होते तो दिन में और गर्मी होती है, और अगर क्लाउड्स ना होते तो रात में और ठंडी होती है। रात में क्लाउड्स जो होती है अपनी हीट रेडिएट करते हैं हल्की हल्की, जिसकी वजह से ठंडी कम होती है। अब आते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन में। एक सेकंड मिटा दो इसको। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन इज डिफाइंड एज वाटर इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म्स फॉलिंग टू द अर्थ। जो वाटर वाटर वेपर बन के आसमान में गया था, एटमॉस्फेयर में गया था, वाटर वेपर बन के, उसी वाटर वेपर को लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में अर्थ पे गिरना। जैसे रेन हो गया, स्नो गिरती है, वो भी प्रेसिपिटेशन का फॉर्म हो गया। हेल स्टॉर्म होता है, वो भी प्रेसिपिटेशन का फॉर्म हो गया। समझ में आया? उसके बाद आता है स्नो, हेल का मैंने बता दिया, रेन भी बता दिया। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब पढ़ते कन्वेक्शनल रेनफॉल है क्या। Convectional rainfall is caused by the process of convection. The two factors necessary to cause this type of precipitation are intense heating of the surface and abundant supply of moisture. जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से होता है, ठीक है। इसके लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला होता है लैंड जो है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाए, और जो मॉइस्चर है वो अबंडेंट सप्लाई में हो, मतलब जितनी मात्रा चाहिए उसको उतनी मात्रा में हो, अबंडेंट काफी ज्यादा सप्लाई में हो मॉइस्चर। पहला होता है इंटेंस हीटिंग ऑफ लैंड, लैंड बहुत ज्यादा हीट हो जाए, और दूसरा चाहिए होता है मॉइस्चर। फिर क्या आता है, ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग ऑफ द सरफेस एयर गेट्स हीटेड एंड एक्सपेंड्स एंड राइजेस अप कंवेंशनली होल्डिंग मॉइस्चर। ये मान लीजिए लैंड है, ठीक है। लैंड पास जो एयर है, लैंड जब ज्यादा हीटेड हो जाएगा तो यहाँ से गर्मी रेडिएट करेगी और हवा ऊपर जाएगी ना, गर्म हवा ऊपर जाती है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको लेके जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? विजुअलाइज करिए इसको, मॉइस्चर को लेके हवा ऊपर जा रही, गर्म हवा ऊपर जा रही है। फिर इट इज देयर बाय कूल्ड एडियाबैटिकली एंड इट्स टेम्परेचर फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट, देयर बाय फॉर्मिंग क्लाउड्स। एडियाबैटिकली मतलब लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर वो ठंडा होता रहेगा, ठीक है। उसकी वजह से जब उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाएगा तो वो क्लाउड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और इस टाइप्स की जो रेनफॉल होती है उसमें जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं उनका नाम होता है क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये क्लाउड्स जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, उनसे लाइटनिंग और थंडर भी होता है। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की तरफ। दिस टाइप ऑफ रेन मोस्टली अकर्स एट 4 o'clock। जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है ये 4 o'clock पे अकर होती है ज्यादातर। 4 o'clock कब? आफ्टरनून में, आफ्टरनून में 4 o'clock पे ये वाली रेनफॉल होती है ज्यादातर। इट इज ऑलवेज टोरेंशियल अकम्पेनिड बाय लाइटनिंग एंड थंडर। ये बहुत हैवी रेनफॉल होती है जिसके साथ लाइटनिंग और थंडर होता है, मतलब बिजली कड़कती है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, थंडरस्टॉर्म कैन अकर व्हेनेवर लैंड सरफेस बिकम्स ग्रेटली हीटेड। Thunderstorms are caused by the rapid expansion and contraction of the air. The electrical discharges produce intense heat which causes air to expand or rise upward, creating a low pressure. The air from surrounding high pressure regions rushes in. As the cooling takes place, the air contracts. जो रैपिड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है एयर का, जब वहां पे बादल है ऊपर, वहां पे भी तो हवा है ना, तो वहां पे जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एयर का, एक्सपेंशन कब होगा? जब बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो एयर हीटेड हो गई तो एक्सपेंशन हो गया। फिर वो ऊपर जाके जब कॉन्ट्रैक्ट कूल होगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो रैपिड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसी की वजह से थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होती है। फिर आती है हमारी दूसरी टाइप की रेनफॉल जिसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल
ये एक पहाड़ है, ये हवा आ रही है, हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। When moisture laden winds are unable to cross mountains, they are forced to rise along it. They get cooled adiabatically, and if sufficient water vapor is present, rain occurs on the windward side. समझे? ये मॉइस्चर वाली विंड्स है, पहाड़ की साइड आ रही हैं, पहाड़ की वजह से क्रॉस नहीं कर पा रही हैं आगे, तो ये राइज हो जाती हैं ऊपर की साइड। जब राइज हो जाती हैं और अगर सफिशिएंट वाटर वेपर प्रेजेंट है, मतलब जितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होना चाहिए उतना वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो रेन हो जाती है विंडवर्ड साइड पे। विंडवर्ड साइड पे रेन हो जाती है, और जो दूसरी साइड होती है उसको कहते हैं लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड पे रेन नहीं होती तो वहां पे पूरा सूखा रहता है, और विंडवर्ड साइड पे रेन हो जाती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे आते हैं। When the moisture-laden winds rise along the windward slope of the mountain, the pressure on it decreases, the air expands and cools. जो moisture laden winds हैं, जब यहाँ से राइज करती हैं तो यहाँ का जो प्रेशर हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एयर एक्सपैंड हो जाती है और कूल हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होने मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो एयर एक्सपैंड करेगी, एयर एक्सपैंड, अगर इतनी मात्रा में कोई चीज है छोटे अमाउंट में, तो उसको गर्मी देने में, मतलब गर्मी लूज करने में टाइम लगेगा कि धीरे धीरे करेगा। लेकिन उसी चीज को अगर इतना एक्सपैंड कर दे तो जल्दी जल्दी हीट लूज करेगा ना। तो एयर भी ऐसे जब एक्सपैंड हो जाती है तो जल्दी कूल हो जाती है एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली मतलब पहले ये लेयर होगी, फिर ये लेयर, लेयर बाय लेयर कूलिंग होती है। फिर आता है ऑन द लीवर्ड साइड एज द ड्राई एयर डिसेंड्स द माउंटेन स्लोप्स द प्रेशर डिक्रीजेस। समझे? जो लीवर्ड साइड है वहां पे जब ड्राई एयर है वो डिसेंड करती है, ड्राई एयर मतलब सूखी हवा, तो वहां का जो प्रेशर हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज हो जाता है मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया वेस्टर्न घाट्स इन द विंडवर्ड साइड गेट मैक्सिमम रेन फ्रॉम मॉनसून, whereas in the leeward side there is a rain shadow area receiving very little rain. ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में जो विंडवर्ड साइड होती है वहां पर रेन होती है, और जो उसके अपोजिट साइड होता है, जो लीवर्ड साइड होता है, जो लीवर्ड साइड होता है उसको रेन शेडो एरिया भी कहते हैं, और वहां पे मतलब कोई रेन नहीं होती। ठीक है। फिर आती तीसरी टाइप की रेनफॉल, जिसको कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल। साइक्लोनिक और फ्रंटल, साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल। इस पे क्या लिखा है, डिप्रेशन और साइक्लोनिक रेन, मतलब इसको डिप्रेशन रेन भी कहते हैं, अकर्स व्हेन अ मास ऑफ वार्म एयर, मास ऑफ वार्म एयर मीट्स मास ऑफ कोल्ड एयर। ये वार्म एयर है W, ये कोल्ड एयर है C। जब ये मीट कर जाते हैं तो ये वाली रेनफॉल जो होती है उसको कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल या फ्रंटल रेनफॉल या डिप्रेशन रेनफॉल। ठीक है। द वार्म एयर इज फोर्स्ड अप अबव द कूलर एयर एज इट इज लाइटर, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड फॉलोड बाय रेन्स। जब ये दोनों एयर मिक्स होती हैं तो आपको पता होगा गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, तो गर्म हवा कोल्ड एयर के ऊपर चली जाएगी, जिसकी वजह से कंडेंसेशन होगा और क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो वाटर, सफिशिएंट वाटर वेपर होगा, रेनफॉल हो जाएगी। तो इस टाइप की रेनफॉल को क्या कहते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल, या फ्रंटल रेनफॉल या डिप्रेशन रेनफॉल। अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसको पढ़ते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रिजल, ड्रिजल के फॉर्म में होती है, मतलब बौछार, बौछार टाइप में होती है अर्ली रेनफॉल। दूसरा क्या है, इट अकर्स व्हेन वार्म फ्रंट मीट्स द कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट जब मीट होते हैं तब ये वाली रेनफॉल होती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, इट इज वाइड स्प्रेड एंड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन व्हेन एसोसिएटेड विद कोल्ड फ्रंट्स, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ थंडर शावर फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ये बहुत ही बड़े प्लेस पे होती है, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में होती है, धीरे धीरे होती है लेकिन बहुत देर तक, काफी देर तक होती है, और बहुत छोटे छोटे पीरियड के लिए इसमें ठंडा शॉट होता है। इससे एग्जांपल दिया, विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ साइक्लोनिक रेनफॉल। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो विंटर रेनफॉल होती है वो इसी साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल का एग्जांपल है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये ह्यूमिडिटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, काफी छोटा चैप्टर था, जितनी भी चीजें सिलेबस में आ रही थी मैंने समझा दिया आपको। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।